पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ये सभी पीवाईक्यूज हमारे इनकी बायोग्राफी और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उन पर आधारित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने 80 से 85 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किए हैं और ये सभी क्वेश्चंस हमारे किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, यानी कि ये सभी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म कब हुआ? 1809 में हुआ है और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1892 में हो गई। दूसरी चीज, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इंक्लूड अ कोरिक सॉन्ग? निम्नलिखित में से किस कविता में एक कोरिक सॉन्ग शामिल है? तो कौन सी है? वो हमारी द लोटस ईटर्स है। यानी कि अब ये देखो क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। लोटस ईटर की अगर हम बात करें, यहां से समझो, फ्रॉम द गिविंग ऑप्शंस, जो हमारे ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, द पोएम लोटस ईटर, जो लोटस ईटर्स होती है उसमें कोरिक सॉन्ग को इंक्लूड किया गया है। अगला, लोटस ईटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है लिखी गई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको लिखा गया है और इसमें टोटल 8 कोरिक सॉन्ग हैं। ठीक है, इट वाज पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन, और ये कब एक कलेक्शन पोएम्स करके आया था उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। द पोएम इज बेस्ड ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो पोएम है, कविता है, वो बेस्ड ऑन एन एपिसोड इन बुक 9 ऑफ होमर्स ओडिसी। ये कविता होमर की ओडिसी की जो पुस्तक संख्या 9 है के एक प्रसंग पर आधारित है, उसके एक एपिसोड पर आधारित है, बुक नंबर 9 की। तो होमर की ओडिसी ध्यान बनाए रखना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जरा देख लीजिएगा। द लोटस ईटर्स इज बेस्ड ऑन, द लोटस ईटर्स किस पर आधारित है? तो ये होमर्स की ओडिसी पर आधारित है। इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। टेनिसन की द लोटस ईटर्स इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड इन बुक नंबर 9 ऑफ होमर्स ओडिसी। टेनिसन की द लोटस ईटर्स होमर की ओडिसी की पुस्तक संख्या 9 के एक प्रसंग पर, एक एपिसोड पर आधारित है। ओडिसी में अगर हम बात करते हैं, द ओडिसी इन विच ओडाइसियस और उसके साथ जो मैन होते हैं, हिज मैन ट्रैवल थ्रू द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। ओडिसी में ओडिसियस और उसके आदमी कमल खाने वालों की जो भूमि नहीं होती उनको लोटस ईटर्स बोला गया। तो वहां से होकर के यात्रा करते हैं। अब क्या है, दे अटेम्प्ट टू रिटर्न होम फ्रॉम द ट्रोजन वार। अब वो कहां से वापस आ रहे होते हैं? वे ट्रोजन वार से घर लौटने की कोशिश करते हैं और साथ ही ट्रॉय के पतन के बाद घर लौट रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रॉय का पतन दिखाया जाता है और उसके पतन के बाद ये सभी सेलर्स, ये सभी नाविक जो है वो घर लौटने की कोशिश करते हैं। तभी क्या होता है, उसी समय एक अजीब देश में उतरने के लिए इनको मजबूर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब एक तेज हवा उन्हें जो साइथेरा द्वीप होता, आइलैंड ऑफ साइथेरा द्वीप से आगे धकेल देती है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज बाय टेनिसन? निम्नलिखित में से कौन सा भाव टेनिसन का है? तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। बोला गया है, और जब मैं यात्रा शुरू करूं तो विदाई का कोई दुख ना हो। यानी कि जब मैं यात्रा पर जाऊं तो किसी भी तरीके से जो फेयरवेल पे आप लोग दुख व्यक्त करते हो वो कोई भी दुखी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन पोइट माने जाते हैं। इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में ही, और ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज के लिए फेमस हैं। ऑल द गिवन एक्सप्रेशंस डू नॉट बिलोंग टू टेनिसन। जितने भी ऊपर के क्वेश्चंस में बाकी 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो टेनिसन से संबंधित नहीं है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो टेनिसन से संबंधित है। एंड में देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क, मतलब जब मैं यात्रा शुरू करूं तो विदाई का कोई दुख ना हो। ये जो फेमस लाइन है इसको और समझो, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है एक्सप्लेन करने में, उससे आप टेंशन, देखो 10 वीडियो देखने से अच्छा एक अच्छा वीडियो देख लो, एक बार उसको समझ करके पढ़ लो। जब एक बार आप समझ करके पढ़ लोगे तो तुम्हें बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा दिनों तक वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा रहेगा।
हमने क्या बताया, एंड में देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क, जो लाइन थी वो कहां से ली गई, क्रॉसिंग दी बार, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई पोइम है। और ये क्या है, एक एलेजी है। ठीक है, इसके अंदर नरेटर ने जो यूज किया है वो एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज किया है, टू कंपेयर डेथ विद क्रॉसिंग सैंड बार बिटवीन द रिवर ऑफ लाइफ with its outgoing flood and the ocean that lies behind death and boundless deep to which we return। वो ये बात कहते हैं कि जो मैसूर लाइनें हैं तो तुम्हें पता ही है क्रॉसिंग दी बार से ली गई हैं। क्रॉसिंग दी बार क्या है, एक इलेजी है, और इसमें जो नरेटर जीवन की नदी, उसके बहते हुए बाढ़, मृत्यु के बाद आने वाले महासागर, असीम गहराई के बीच रेत के टीले को पार करने से मृत्यु की तुलना करने के लिए एक एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज करता है जहां हम लौटते हैं। बातें क्लियर हैं? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। बोला गया है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डिड टेनिसन विन द चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर वर्स। टेनिसन ने निम्नलिखित में से किस कविता के लिए चांसलर्स गोल्ड मेडल जीता था? तो टिम्बक्टू के लिए इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था। और कब मिला था? 1829 में मिला था दोस्तों। ठीक है, चलो इसके एक्सप्लेनेशन को समझो, बेहतरीन समझ आएगा। बोला गया है कि टिम्बक्टू के लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को क्या मिला था? चांसलर्स गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था? 1829 में जीता था। कहां? कैम्ब्रिज में। फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम चीफली लैरिकल इन 1830, और इनका जो सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था चीफली लैरिकल करके, उसमें 1830 में ये क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। इट इज अबाउट द फैंटेसी हेल्प ऑफ ह्यूमन रेस मेक प्रोग्रेस। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोल दी गई है कि यह इस बारे में है। अगर आप इस कविता को टिम्बक्टू को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कल्पना जो होती है, हमारी फैंटेसी होती है, वो मानव जाति को, ह्यूमन रेस को प्रगति में मदद करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में मैं बता दूं। बोले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म दोस्तों कब हुआ? 1809 में। मृत्यु कब होगी? 1892 में। एक इंग्लिश पोइट है। पोइट लॉरेट इनको कब बनाया गया? क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में बनाया गया 1850 में। और 1850 में किसके बाद? विलियम बर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई थी। तो जब विलियम बर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई 1850 में, तो विलियम बर्ड्सवर्थ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को इंग्लैंड का पोइट लॉरेट बना दिया गया। किसके द्वारा? रानी विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, मेजर वर्क टेनिसन पोइट्री के मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला गया? जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो देखते होगे कि वर्क से रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एक राइटर के उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो आपको रटे हुए होना चाहिए एकदम। हमने कहा ब्रेक ब्रेक, टीयर्स, इडिल टीयर्स, यूलिसिस इन मेमोरियम, एएचएच, आइडल्स ऑफ द किंग, ये सभी वर्क किसके हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स सक्सीडेड बर्ड्सवर्थ एज अ पोइट लॉरेट इन 1850। बोला गया निम्नलिखित में से किस कवि ने 1850 में बर्ड्सवर्थ के बाद राज कवि का पद संभाला? तो विलियम बर्ड्सवर्थ के बाद जो है इंग्लैंड का पोइट लॉरेट किसको बनाया गया था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया गया था। ठीक है, कब? 1850 में बनाया गया था। टेनिसन का जन्म 1809 और 92 में हुई, इनकी मृत्यु हो गई। ये एक इंग्लिश पोइट हैं। पोइट लॉरेट इनको 1850 में बनाया गया। क्वीन विक्टोरिया का राज्य चल रहा था। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश पोइट विद द कैरियर लास्टिंग 62 इयर्स, टेनिसन वाज द पोइट लॉरेट। और कब से कब तक रहे? 1850 से लेकर के 1892 तक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है इंग्लैंड के पोइट लॉरेट रहे। यानी कि टोटल कितनी सालें हो गई? 42 सालों तक, है ना, 50 से 92। ठीक है, तो अब आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। शायद 62 साल के कैरियर वाले, टोटल इनकी उम्र 62 साल कह सकते हो, 62 साल का कैरियर था इनका। सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में एक टेनिसन कवि जो पोइट लॉरेट थे, वो उनका बहुत ज्यादा कह सकते हो काफी समय के लिए, 50 से लेकर के 92 तक। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या कहा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से क्या करना है? आपको सिर्फ मैच करना है। ठीक है, अब लिस्ट 1 में सभी लाइनें दे रखी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है। और इसमें ये 2 लाइनें आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अंतिम लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन, जो कि दोनों राइटर आपके पीजीटी में भी लगे हुए हैं। करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा एक पोइम लिखी गई थी। कौन सी? दी लोटस ईटर्स, उससे इस लाइन को लिया गया है, जिसमें जो ओडिसियस होता है, ओडिसियस के साथ में बहुत सारे लोग होते हैं
तो ओडिसियस अपने लोगों को हिम्मत बंधाते हुए कहता है कि पॉइंटेड टूवर्ड द लैंड, उस भूमि की ओर देखो। ठीक है, अगला ये भी कह सकते हो ओडिसियस अपने साथियों को साहस रखने के लिए प्रेरित करता है। भूमि की ओर संकेत आशा और नए लक्ष्य इच्छा आगे बढ़ने की भावना का प्रतीक है। ये पंक्ति जीवन के निरंतर संघर्ष और साहस को दर्शाती है। जबकि एक चीज और बता दूं मैं, लोटस ईटर में कहीं पर भी निरंतर संघर्ष या साहस नहीं दिखाया गया है। ठीक है, वो सिर्फ हिम्मत बंधाता है यहां पर, कौन? ओडिसियस। ठीक है, अगला बी हमारा देखो, बी पॉइंट, आई एम पुअर ब्रदर लिप्पो बाय योर लीव। मैं एक साधारण और विनम्र साधु लिप्पो हूं जो अपना परिचय दे रहा हूं। ये पंक्ति जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिस क्या बोल रहा हूं यार, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, ये जो लाइन है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की फ्रा लिप्पोलिप्पी कविता से ली गई है। यहाँ कवि जो फ्रा लिप्पोलिप्पी अपना परिचय देते हैं, वह शब्द उनके साधारण जीवन और विनम्रता को दर्शाता है। ठीक है, अगला सी वाला देखो क्या है, आई कॉट दिस मॉर्निंग, आई कॉट दिस मॉर्निंग मॉर्निंग्स माइनिंग। तो वो ये बात इसलिए कहते हैं कि आज सुबह मैंने प्रकृति की अद्भुत और दिव्य सुंदरता का दर्शन किया। ये पंक्ति जो है एक पोएम थी, किसकी थी? हॉपकिंस की, द बिंड हॉबर, वहां से इसको लिया गया है। और इसमें जो हॉपकिन होते हैं वो कहते हैं कि सुबह का समय जो होता है वो बाज एक फाल्कन को उड़ते हुए देख करके उसकी सुंदरता, शक्ति और ईश्वरीय तेज का इस पंक्ति में वर्णन करते हैं। ठीक है, ये पंक्ति जो है वो प्रकृति में ईश्वर की महिमा को दर्शाती है। ठीक है, अब लुक इन माई फेस माई नेम इन माइट हैव बीन, ये जो डी वाला है ये किससे लिया गया है? डीजी रोसेटी। कहां से? डीजी रोसेटी की लाइनें हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। देखो यहां पर ये लाइनें दे रखी हैं, चलो मैं यहीं पर ले लेता हूं। ठीक है, ये किसकी है? डीजी रोसेटी के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं। अच्छा, इसमें क्या कहा गया? माई नेम इज माइट हैव बीन, मैं उन अधूरे सपनों और खोए हुए अवसरों का प्रतीक हूं जो कभी पूरे ना हो सके। ये पंक्ति जो है एक कविता थी जिसका नाम था दी हाउस ऑफ लाइफ, उससे लिया गया है। और यहाँ पर जो माइट हैव बीन शब्द का प्रयोग किया गया है वो कवि की अधूरी इच्छाएं या खोए हुए उसके जो कुछ अवसर थे, अपॉर्चुनिटीज थी, या पश्चाताप कह सकते हो, इन सब का प्रतीक है। कवि जो है मानव जीवन में असफल सपनों की पीड़ा को व्यक्त करता है। और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा, दिस सी इज काम टू नाइट। ये डॉबर बीच से ली गई है जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। और इसीलिए मैंने कहा पहली और अंतिम लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड भी पीजीटी के एग्जाम में लगे हुए हैं, इसलिए इस लाइन को विशेष ध्यान बनाए रखना। बाहरी शांति के पीछे जीवन की गहरी उदासी और एकदम अनिश्चितता छिपी हुई होती है। यह पंक्ति डॉबर बीच से ध्यान बनाए रखना। समुद्र की शांति बाहरी रूप से सुखद है, लेकिन भीतर मानवीय जीवन की अनिश्चितता और विश्वास के संकट को दर्शाती है। ये जो पंक्ति है वो आधुनिक जीवन की उदासी और जो हमारा अस्थिर हो गए हम पूरी तरीके से, उस चीज को प्रकट करती है। ठीक है, तो डॉबर बीच से ली गई, मैथ्यू आर्नोल्ड की। तो ये सब चीजें आपको पता लग गया। कैरेज कहां से है? लोटस सीटर से है। ठीक है, लिप्पोलिप्पी तो फ्रा लिप्पोलिप्पी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। और द हाउस ऑफ लाइफ जो है, द हाउस ऑफ लाइफ नहीं, ये द हाउस ऑफ लाइफ का नहीं है, द बिंड हॉबर का है, जीएम हॉपकिन का बिंड हॉबर, और ये है द हाउस ऑफ लाइफ का। तो सारी चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है, मैंने पूरा डिटेल कर दिया है इसको। सातवां क्वेश्चन हमारा है, गेरार्ड मैनली हैव हॉपकिंस डिस्क्राइब्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पेजोरेटिवली एज अ परनेसियन। यहां पे भरा जाएगा परनेसियन बिकॉज ऑफ व्हाट हॉपकिन कंसिडर्ड हिज अनइंस्पायर्ड पोइट्री। जो गेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को उनकी एक प्रेरणाहीन कविता थी यानी कि अनइंस्पायर्ड पोइट्री के लिए अपमानजनक तरीके से उनको क्या बोल दिया? परनेसियन बोल दिया। क्या बोल दिया? परनेसियन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और ये परनेसियन किस लिए बोला? क्योंकि उन्होंने अनइंस्पायर्ड पोइट्री के कारण बोला था। तो जब उनकी जो पोइट्रीज थी वो सब अनइंस्पायर्ड थी, तो जो गेरार्ड मैनली हॉपकिंस थे उन्होंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बोल दिया बड़े भद्दे तरीके से, अपमानजनक तरीके से, क्या बोल दिया? परनेसियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 8वें नंबर पे देखो कौन सा है। 8वें नंबर पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिगिन विद द वर्ड आई हेट। बोला गया अल्फ्रेड टेनिसन की निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुझे नफरत है शब्दों से शुरू होती है। तो जो मॉड पोएम थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मॉड। कौन सी? मॉड। अब जरा मॉड के बारे में समझ लो अच्छे से, क्या बोला गया है।
मॉड के बारे में बोला गया, मॉड पोइम इज रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो मॉड पोइम है वो टेनिसन के द्वारा लिखी गई है और ये कौन से शब्द से शुरू होती है? आई हेट नामक शब्द से शुरू होती है। जब आप कविता को पढ़ोगे तो सबसे शुरुआती लाइन में ही ये शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे, आई हेट। और ये जो पोइम है वो कंपोज लिखी गई 1854 में एंड पब्लिश्ड इन मॉड एंड अदर पोइम्स, और ये जो पब्लिश हुई है तब 1855 में, 54 में कंपोज की गई, 1855 में इसको लिखी गई और किसमें? मॉड एंड अदर पोइम्स में। मॉड खुद अ स्ट्रेंज एंड टर्बुलेंट मोनोड्रामा, ये क्या है? एक मोनोड्रामा है। प्रोवोक्ड अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, मैनी ऑफ द पोएट एडमायर्स वर शॉक्ड बाय द मॉर्बिडिटी, हिस्टेरिया एंड बेलिको, क्या लिखा है? बेलिकोजिटी ऑफ द हीरो, येट मॉड वाज टेनिसन्स फेवरेट अमंग हिज ऑल पोएम्स। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो पहले समझ लो। बोला गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई मॉड कविता मुझे नफरत है शब्दों से शुरू होती है। ये कविता 1854 में रची गई और 1855 में मॉड और अन्य कविताओं में प्रकाशित हुई थी। मॉड एक अजीब और शांत मोनोड्रामा ने क्रोध का तूफान खड़ा कर दिया। कई कवि के प्रशंसक नायक की रुग्णता, उन्माद, युद्ध प्रियता से हैरान थे, फिर भी मॉड टेनिसन की सभी कविताओं में उनकी पसंदीदा। तो यही पॉइंट ज्यादातर पूछा जाता है, ये जरूर ध्यान बनाए रखना कि जो टेनिसन की सबसे पसंदीदा पोएम कौन सी थी, तो वो थी हमारी मॉड। बाकी मोनोड्रामा ये ध्यान बनाए रखना, 1855 में पब्लिश हुई, 54 में आई, तो ये पॉइंट्स ज्यादा ध्यान बनाए रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टोरल एलेजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पास्टोरल एलेजी नहीं है। यानी कि पास्टोरल एलेजी क्या होती है? देहात पर आधारित कोई शोक गीत हो उसे हम पास्टोरल एलेजी कहते हैं। अर्नोल्ड की थॉर्सिस है, शैली की एडोनिस है, मिल्टन की लैसिडास है, टेनिसन की इन मेमोरियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्सनल एलेजी है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा थोड़ा करके हम जरा एक्सप्लेन करेंगे। बोला गया है कि आप द गिवन ऑप्शन टेनिसन इन मेमोरियम इज नॉट अ पास्टोरल एलेजी, टेनिसन की जो इन मेमोरियम है वो क्या नहीं है? पास्टोरल एलेजी नहीं है। ऑल्दो इट वाज इंटेंडेड टू बी एलेजी, यहां तक कि इसको एलेजी तो कहा जाता है लेकिन ये पास्टोरल नहीं है बल्कि पर्सनल एलेजी है। ठीक है, और अ पोएम इन मेमोरी और प्रेज ऑफ वन हु डाइज एंड कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल पास्टोरल एलेजी सच एज मिल्टन्स लैसिडस। यहां पर यह बात बोली गई है 9 नंबर क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से टेनिसन की इन मेमोरियम जो है वो एक पास्टोरल एलेजी नहीं है। हालांकि इसे एक शोकगीत या किसी मृत व्यक्ति की याद और प्रशंसा में लिखी गई कविता के रूप में बनाया गया था और इसमें मिल्टन की लैसिडस जैसे एक पारंपरिक पास्टोरल एलेजी कह सकते हो कि सभी तत्व शामिल हैं। थॉर्सिस एक पास्टोरल एलेजी जिसे मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने दोस्त अर्थर ह्यूक्लॉक के संबंध में, और जिनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1861 में। चलो आगे हम आपको पढ़ते हैं तब आपको अच्छे से बताते हैं। थॉर्सिस के बारे में अगर हम बात करें, बोला गया थॉर्सिस क्या है? एक पास्टोरल एलेजी है। ठीक है ना, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है टू द ऑनर ऑफ हिज फ्रेंड, इनके एक दोस्त थे अर्थर ह्यूक्लॉक जिनकी मृत्यु 1861 में हो गई थी, उनके सम्मान में इसको लिखा है। तो ठीक है ना, थॉर्सिस एक पास्टोरल एलेजी है जिसे मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने दोस्त जिनका नाम था अर्थर ह्यूक्लॉक के सम्मान में लिखा था, जिनकी मृत्यु 1861 में हो गई। सिंपल सा। एडोनिस को जरा समझ लो क्या है। एडोनिस क्या है? ये भी एक पास्टोरल एलेजी है। किसने लिखी? पीबी शैली ने लिखी। ठीक है, पब्लिश कब हुई? 1821 में। इसमें किसकी मृत्यु से दुखी होकर के ये एलेजी लिखी थी? तो इनके एक दोस्त थे जॉन कीट जिनकी मृत्यु से दुखी होकर के पीबी शैली ने एडोनिस को लिखा। यानी कि एडोनिस पीबी शैली द्वारा लिखी गई एक पास्टोरल एलेजी है जिसे 1821 में उनके एक दोस्त या साथी कवि कह सकते हो जिनका नाम था जॉन कीट, उसी साल हुई मृत्यु की याद में लिखा गया और प्रकाशित किया गया एक शोक गीत है। ठीक है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज रिटन द लाइन एज गिवन बिलो, निम्नलिखित में से किस कवि ने नीचे दी गई पंक्तियां लिखी हैं? और ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझा सके अच्छे से। पंक्तियां हैं कुछ इस तरीके से, ब्लो बिगुल ब्लो सेट द वाइल्ड इकोज फ्लाइंग,
ब्लो बिगुल आंसर इक्वल्स डाइंग डाइंग डाइंग। मतलब ये है, सबसे पहले तो ये जानो कि ये जो लाइनें हैं वो कहां से ली गई, यानी कि दी प्रिंसेस से ली गई हैं। और दी प्रिंसेस में एक सॉन्ग था ब्लो बिगुल करके, ठीक है, उस सॉन्ग से इन पंक्तियों को उठाया गया। अच्छा, 2021 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, दी प्रिंसेस एकमात्र पोइम से 2 क्वेश्चन बने थे। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है दी प्रिंसेस, और दोनों लाइनें उठी थी, ठीक है। ब्लो बगल एक ये आया था, एक अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए दी प्रिंसेस को जरूर पढ़िए, समझिए। इस पर हमने एमसीक्यूज बनाए हैं। किसने लिखा है, पहले तो ये समझो, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब तक आप मतलब नहीं समझोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ब्लो बिगुल ब्लो सेट द वाइल्ड इकोज फ्लाइंग। इस इन पंक्तियों में कवि बिगुल बजाने का आह्वान करता है, जिससे उसकी ध्वनि प्रकृति में गूंज उठती है। इकोज और डाइंग शब्द ध्वनि के धीरे धीरे समाप्त होने और जीवन की समाप्त होने को दर्शाते हैं, क्षणभंगुरता को दर्शाते हैं। ये जो अगर लाइनों की बात करें तो इन लाइनों में प्रकृति की सुंदरता और समय के प्रवाह का काव्यात्मक चित्रण किया गया है, ठीक है। और फिर से एक बार हमें जरा रिपीट कर दो, ब्लो बिगुल ब्लो, ये जो लाइन है वो कहां से ली गई है, तो दी प्रिंसेस से ली गई है। दी प्रिंसेस में एक गीत गाया जाता है जिसका नाम होता है बिगुल सॉन्ग, वहां से इसको उठाया गया है, ठीक है। किसने लिखा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा। दी प्रिंसेस पोइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में 2 पोइम्स, सॉरी, एक ही पोइम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए जरा समझो। ये जो लाइनें हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इनको लिखा गया है। टेनिसन एक इंग्लिश पोइट हैं, ठीक है, और पोइट लॉरेट इनको क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में बनाया गया था। रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोइट कह सकते हो। इनको अवार्डेड किया गया चांसलर्स गोल्ड मेडल कैम्ब्रिज में, ठीक है। इनकी एक फर्स्ट पीस कह सकते हो टिम्बक्टू के लिए 1829 में। मतलब ये हुआ 1829 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को इनका एक वर्क था टिम्बक्टू, जिसके लिए गोल्ड चांसलर्स गोल्ड मेडल अवार्ड किया गया। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन हैव बीन टेकन। यानी कि ये जो कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं आपको ये बताना है। ये भी यूपी पीजीटी के 2021 में पूछा गया है। जरा हम पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, वो लाइनें हमारी कौन सी हैं, फिर हम आपको ये भी बताएंगे ये कहां से ली गई हैं और किसने इन लाइनों को लिखा है। टीयर्स इडल टीयर्स I know not what they mean, tears from the depth of some divine despair rise in the heart and gather to the eyes। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनों, इन पंक्तियों में जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है ऐसे आंसुओं की बात करता है जिनका कोई साफ कारण नहीं होता। ये आंसू किसी खास दुख से नहीं, बल्कि मन के भीतर छुपी हुई हल्की सी उदासी जो होती है, हम दुखी हो जाते हैं, उसके कारण निकलते हैं। ये उदासी बीते हुए समय पर हो सकती है, खोए हुए सुख के कारण हो सकती है, वापस न आने वाले पलों के कारण हो सकती है। यानी कि किसी भी याद के कारण ये हमारे आंसू निकल सकते हैं, हम दुखी हो सकते हैं। इन सभी पलों से जो याद होती है वो हमेशा जुड़ी रहती है। तो जो हमारे कवि हैं, यहां पर इंसान की भावनात्मक प्रवृत्ति और जीवन की अस्थिरता को सरल ढंग से दिखाते हैं इन पंक्तियों के अंदर। और ये पंक्तियां किसने लिखी हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी हैं। इनकी एक लिरिक, शॉर्ट लिरिक था जिसका नाम था टीयर्स इडल टीयर्स, ठीक है। तो ये पोएम का टाइटल नेम दे रखा है टीयर्स इडल टीयर्स, ये टाइटल नेम है पोएम का, छोटा सा शॉर्ट लिरिक है। और ये लिरिक जो है द प्रिंसेस पोएटिक कलेक्शन में आया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ठीक है। जरा इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको और अच्छा समझ आएगा। The above line have been taken from the poem The Princess. The Princess is a serio comic blank verse में इसको लिखा गया है, एक नरेटिव पोइम है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा जाता है। टेनिसन पोइट लॉरेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम 1850 से लेकर के 1892 तक ये पोइट लॉरेट रहते हैं यूके के। इसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश पोइट भी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देख लो क्या है, बोला गया है विच पोइम ऑफ टेनिसन, टेनिसन की कौन सी पोइम विल डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन। इस हीरोइक लाइन से उसकी शुरुआत होती है करेज। करेज का मतलब यहाँ पे हिम्मत रखना नहीं है, बल्कि कविता की शुरुआत में जो ओडिसियस होता है वो अपने आदमियों को हिम्मत रखने का आदेश देते हुए कहता है। तो यहाँ पे जो ही यूज हुआ है वो ओडिसियस के लिए यूज हुआ है, क्योंकि ओडिसियस के साथ में जो भी उसके साथी हैं उनको हिम्मत रखने के लिए वो कहता है, पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, और उस भूमि की ओर इशारा करते हुए कहता है।
और ये यूपी पीजीटी 2016 और 21 दोनों में पूछा जा चुका है। सबसे पहले हमें यह बता दो, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, ये जो लाइन है वो कहां से ली गई है? द लोटस ईटर से ली गई है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे करेज शब्द को देख करके। अच्छा, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि करेज यानी कि साहस की बात किसमें की गई है? यूलिसिस में की गई है। और मुझे लग रहा है कहीं हमने गलती से क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये लाइन रिपीट है, करेज वाली, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये लाइन मैचिंग करने के लिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से शायद मैच करने को था, उसमें भी ये पहली लाइन थी। तो मैंने कहीं ऐसा तो नहीं यूलिसिस ही बोल दिया हो धोखे से। अगर बोल दिया हो तो उसे थोड़ा करेक्ट कर लेना। द लोटस ईटर की ये लाइनें हैं, ठीक है। कहां की है? द लोटस ईटर से। अगला जरा इसको अच्छे से समझ लो। द अबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस ईटर। कहां से? लोटस ईटर से ली गई है। और इसको किसने कंपोज किया है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ये जो पोएम इज बेस्ड ऑन अ पोर्शंस ऑफ होमर्स ओडिसी इन विच ओडिसियस मैन आर फेड लोटस प्लांट्स। बोला गया है लोटस, ये कविता होमर की ओडिसी के एक हिस्से पर आधारित है जिसमें ओडिसियस के आदमियों को लोटस के पौधे खिलाए जाते हैं। एंड बिकम mesmerized by the land on to which they have stumbled। और जब वो लोटस के पौधे खाते हैं, ठीक है, और वे उसी जमीन से एकदम मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। वो जमीन उनको बहुत अच्छी लगने लगती है जहां पे पहुंचते हैं। फिर यहां पे बोला गया है कि द पोएम बिगिंस विद ओडिसियस कमांडिंग हिज मैन टू हैव कैरेज, यानी कि कविता की शुरुआत ओडिसियस के अपने आदमियों को हिम्मत रखने का आदेश देने से होती है। इसीलिए हमारा उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा। कौन सा? द लोटस ईटर। कहां से ली गई ये लाइनें? लोटस ईटर से। 13 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे समझना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी के 2021 में इसको पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, हम पढ़ देते हैं जरा लाइनों को। द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइंब द डीप मूव्स राउंड विद मैनी वॉइसेस। लाइन बाय लाइन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, जरा समझो। द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक का मतलब होता है चट्टानों से रोशनियां टिमटिमाने दो, यानी कि चट्टानों से रोशनी को आने दो, टिमटिमाने दो। द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइम्स, लंबा दिन धीरे धीरे ढल रहा है और चांद शांत गति से ऊपर चढ़ रहा है। द डीप मून्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, गहरा समुद्र चारों ओर अनेक स्वरों में गूंजता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में संध्या का शाम का वक्त है और बिल्कुल शांत एवं सीरियस दृश्य को प्रस्तुत किया गया है। ढलता हुआ दिन दिखाया गया है। उगता चांद जीवन के अंतिम चरण का प्रतीक है। समुद्र की अनेक आवाजें यूलिसिस के भीतर अब भी जीवित साहस और आगे बढ़ने की इच्छा को दर्शाती हैं। तो अब देखो ये पंक्तियां कहां से ली गई, तो हम पहले बता चुके कई बार यूलिसिस से ली गई हैं, बताने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, बड़े ध्यान से समझना थोड़ा। गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये जो ऊपर की लाइनें हैं वो कहां से? यूलिसिस से ली गई हैं। और ये जो पोइम है वो किसमें लिखी गई है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई। इंटायर पोइम इज स्पोकन इन सिंगल कैरेक्टर, पूरी की पूरी पोइम जो है सिंगल कैरेक्टर के द्वारा बोली जाती है। दी अबव लाइन आर इन ब्लैंक वर्स, और ऊपर की जो लाइनें हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई। अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर का इसमें उपयोग किया गया है। यूलिसिस नोज दैट, यूलिसिस अच्छे से जानता है, क्या चीज जानता है? द डेथ विल एंड एवरीथिंग, कि जो मृत्यु है वो सबको समाप्त कर देगी। आगे, बट लेकिन ही स्टिल बिलीव्स दैट ही कैन डू ग्रेट थिंग्स worthy of man who fight against the will of the gods during the Trojan War। बोला यूलिसिस बहुत अच्छे से ये बात जानता था कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास है कि वह महान काम कर सकता है, ऐसे काम जो उन पुरुषों के लायक हैं जिन्होंने ट्रोजन युद्ध के दौरान देवताओं की इच्छा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसी भावनाओं के साथ वो होता है। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, in Tennyson's poem titled Ulysses, how does Ulysses feel about his homeland? टेनिसन की यूलिसिस शीर्षक वाली कविता में यूलिसिस अपनी मातृभूमि के बारे में कैसा महसूस करता है? तो सी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। वो कैसा महसूस करता है भाई? He is thoroughly discontented and wants to travel and explore again। यानी कि यूलिसिस कविता में
जो यूलिसिस होता है अपनी मातृभूमि के बारे में महसूस करता है कि वह पूरी तरह से असंतुष्ट है। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट होना, वो बिल्कुल भी अपनी मातृभूमि पर रह करके खुश नहीं है, असंतुष्ट है और फिर से यात्रा करने और घूमने की इच्छा रखता है। क्या लिखा है? यॉन्स मीन्स इच्छा रखता है, टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर अगेन, फिर से यात्रा करने की इच्छा रखता है और एक्सप्लोर अगेन यानी कि घूमने की भी इच्छा रखता है। तो कौन सा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा? अब जरा इसको समझो लाइन बाय लाइन क्या लिखा है। यूलिसिस किस में लिखी गई? यूलिसिस लिखी गई है ब्लैंक वर्स पोइम है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको लिखा जाता है। किसके द्वारा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। कब? 1833 में, और पब्लिश होती है 2 वॉल्यूम कलेक्शन पोएम्स 1842, यानी कि लिखी गई 1833 में और इसको पब्लिश कराया गया कब? 1842 में। ठीक है ना। अगला इसी में बोला गया है कि टेनिसन पोएम जो यूलिसिस है had discovered है that home is not enough to make him happy. Paradoxically, his years spent traveling to return home did not make him cope that home. It made him love travel and adventure. टेनिसन की कविता में यूलिसिस ने पाया कि घर उसे खुश करने के लिए काफी नहीं है। विरोधाभासी रूप में वो ये बात कहता है कि घर लौटने के लिए यात्रा में बिताए गए वर्षों ने उसे घर से प्यार नहीं करवाया, इसने उसे यात्रा और रोमांच से प्यार करवाया, क्योंकि वो जीवन भर यात्रा ही करता रहा, रोमांच ही करता रहा, इसलिए उसे घर से ज्यादा यात्रा और रोमांच करना ही पसंद है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है। 15 नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग टू विक्टोरियन एज। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो विक्टोरियन युग से बिलोंग करते थे। जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। विक्टोरियन एज से वो बिलोंग करते थे। इसके बाद क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, यानी कि टेनिसन को मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट कहा जाता है विक्टोरियन एज का। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट, क्योंकि उनकी जो पोएट्री होती है वो रिफ्लेक्ट करती है द स्पिरिट ऑफ विक्टोरियन एज एंड आल्सो विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ कंप्रोमाइज। यही बोला गया है कि टेनिसन विक्टोरियन युग के सबसे प्रतिनिधि कवि हैं और उनकी जो कविताएं होती हैं, पोएट्री होती हैं, वो सभी कविताएं विक्टोरियन युग की भावना और विक्टोरियन समझौतों की भावना को दर्शाती हैं। उनके कुछ बहुत ही चर्चित पोइम्स हैं, जरा उनको देख लीजिएगा। पोइम्स चीफली लिरिकल 1930 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन मेमोरियम AEHH जो आया था वो कब आया? 1850 में पब्लिश हुआ है। पास्टोरल एलेजी नहीं, ये पास्टोरल एलेजी नहीं है बल्कि पर्सनल एलेजी है, रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। ठीक है, आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु से दुखी होकर के इस पोइम को लिखा जरूर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, लेकिन ये पास्टोरल एलेजी नहीं है। कैसी है? पर्सनल एलेजी है। अगला आइडल्स ऑफ द किंग पब्लिश्ड बिटवीन, जो आइडल्स ऑफ द किंग है वो कब से कब तक पब्लिश होती है? 1859 से लेकर 1885 तक। बिल्कुल सही है। इज अ साइकिल ऑफ 12 नरेटिव पोएम्स, अ सीरीज ऑफ 12 नरेटिव पोएम, बिल्कुल 100% आइडल्स ऑफ द किंग डील्स विद द थीम ऑफ किंग आर्थर एंड द राउंड टेबल, और इसमें किंग आर्थर और राउंड टेबल की थीम को डिस्कस किया गया है। अब मॉड एंड अदर पोएम, ये जो कलेक्शन आया था वो 1855 में आया था। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देख लो कौन सा है। क्वेश्चन देखो कौन सा है। बोला गया है बट ओ फॉर द टच ऑफ अ बैनेज्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, टू होम डू द एक्सप्रेशन बैनेज्ड हैंड एंड वॉइस रेफर। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि पहली लाइन में आपको यह बताना है बैनेज्ड हैंड और दूसरी लाइन में आपको अ वॉइस, ये दोनों शब्द जो हैं वो किसके लिए रेफर किए गए? तो आर्थर हेनरी हेलम के लिए रेफर किए गए। और कौन सी पोइम में? ब्रेक 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 पोइम थी। तो ध्यान बनाए रखना, ब्रेक ब्रेक पोइम से ये लाइनें ली गई हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई हैं। और इसमें जो बैनेज्ड हैंड शब्द है वो कवि का जो मृत मित्र था जिसका नाम आर्थर हेनरी हेलम है उसके हाथ की बात कर रहे हैं, और वॉइस जो है उसी प्रिय मित्र आर्थर हेलम की आवाज की बात कर रहे हैं जो अब सदा के लिए शांत हो चुकी है, यानी कि क्योंकि अब उनका मित्र जो है वो मर चुका है। यानी दोनों एक्सप्रेशन कवि के दिवंगत मित्र आर्थर हेनरी हेलम के लिए प्रयोग किए गए। अब मैं इसे लाइन बाय लाइन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ बैनेज्ड हैंड का मतलब यह है कि कवि अपने उस प्रिय मित्र को के स्पर्श को याद करता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बैनेज्ड हैंड मृत व्यक्ति की अनुपस्थिति और कवि के गहरे शोक को दर्शाता है। दूसरी लाइन में
बोला गया है एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। ये जो लाइन है, इस लाइन में उस मित्र की, जो उसका मित्र था अर्थर हेरी हेलम, उसकी आवाज की ओर संकेत करती है, जो मृत्यु के कारण हमेशा के लिए शांत हो गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं इन पंक्तियों में कवि अपने दिवंगत मित्र अर्थर हेनरी हेलम के प्रति गहरे दुख और प्रेम को व्यक्त करता है। ये कविता व्यक्तिगत शोक और मानवीय विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति है, इसलिए ये पर्सनल, ये क्या है, एक इलेजी है। ठीक है, पर्सनल नहीं कहेंगे, इलेजी है। और इनकी इन मेमोरियम जो लिखी है वो इनकी पर्सनल एलिजी है। ठीक है, तो आर्थर हेरी हेलम के लिए दोनों शब्द यूज हुए हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये लाइनें ब्रेक ब्रेक से ली गई हैं। जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, ये बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। बैनेज्ड हैंड और बॉय से दोनों किसके लिए शब्द आए हैं, आर्थर हेरी हेलम के लिए। और ऊपर की जो लाइनें हैं वो कहां से ली गई, ब्रेक ब्रेक से। जो और ब्रेक 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 पोएम किसके द्वारा लिखी गई, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। कब लिखी, 34 और 35 में। इसको 34 या 35 में, और इसको पब्लिश कराया गया 1842 में। इसके बाद ये पोएम एक इलेजी है जिसमें डिस्क्राइब किया गया टेनिसन की फीलिंग को ऑफ लॉस आफ्टर आर्थर हेनरी हेलम, जिनको शॉर्ट फॉर्म में AHH बोलते हैं, डाइड एंड हिज फीलिंग ऑफ आइसोलेशन व्हाइल एट मैबलथ्रॉपी लिंकनशायर। जरा समझ लो इसको अच्छे से। ये कविता एक शोकगीत है जो आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु के बाद टेनिसन के नुकसान की भावना और मैबलथॉर्प लिंकनशायर में रहते हुए उनके अकेलेपन की भावनाओं का वर्णन करती है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें बोला गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टोरल इलेजी। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो पास्टोरल इलेजी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरा मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। देखो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एडोनिस पास्टोरल एलेजी है, थायरसिस पास्टोरल एलेजी है, लेसिडस पास्टोरल एलेजी है। इन मेमोरियम पास्टोरल एलेजी नहीं है दोस्त, ये क्या है, हमारी पर्सनल एलेजी है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। जरा एक एक करके आप समझते रहिएगा। हमने क्या बताया, इन मेमोरियम कैसी है, इसका फुल टाइटल है इन मेमोरियम AHH। ये जो पोइम है वो ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई। इस पोइम को जो है इन मेमोरियम को लिखने में 17 सालें लग गई थी, और ये लिख करके 49 में कंप्लीट हुई और 50 में इसको पब्लिश कराया गया। इसमें टोटल 131 जो है सेक्शन या स्टेंजा कह सकते हो। ठीक है, प्रोलॉग और एक एपिलॉग है। अगर प्रोलॉग और एपिलॉग को भी जोड़ दिया जाए तो 133 हो जाएंगे। This chiefly elegiac work examined the different stages of Tennyson's period of mourning over the death of his friend Arthur Henry Hallam, who died, जो मर गया सडनली अचानक ऑफ अ सेरेब्रल हेमरेज की बीमारी से। कहा मर गया, वियना में 1833 में। जरा समझो अच्छे से। अब मैं एक बार पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है इसलिए मन कर रहा है फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्या बोला गया है इसमें, 1850 में ये प्रकाशित हुई। 131 इसमें खंड है, मान लीजिए। इसमें एक प्रस्तावना है, एक उपसंहार है, यानी कि कंक्लूजन है। ये मुख्य रूप से क्या है, शोकगीत है, मान लीजिए एक शोकगीत ही है, पर्सनल कह सकते हो, पर्सनल एलेजी। टेनिसन के करीबी दोस्त थे जिनका नाम था आर्थर हेनरी हेलम। उनकी मृत्यु पर उनके शोक के विभिन्न अवस्थाओं की जांच करती है, यानी कि उनके शोक की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में ये पोइम बताती है हमको, जिनकी 1833 में वियना में सेरेब्रल हेमरेज से अचानक मृत्यु हो जाती। कहां, वियना जगह ध्यान बनाए रखना, कब होती है, 1833 में। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है, हु रोट द पोएम द लेडी ऑफ सैलोट। जो लेडी ऑफ सैलोट है वो किसके द्वारा लिखी गई, वो भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई। जरा इसको समझो। ये जो लेडी ऑफ सैलोट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। द लेडी लिव्स इन एन आइलैंड, इसे पढ़ो, lives in an island castle in a river which flows to Camelot. It is lyrical ballad inspired by the 13th century prose work Donna di Escalota, where lady is caused to be separated from everyone. She weaves a tapestry by looking at a mirror's reflection. अच्छा क्वेश्चन है। द लेडी ऑफ सैलोट जो कविता है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। वह महिला एक नदी में एक द्वीप
एक द्वीप होता है, द्वीप महल में रहती है जो कैमलॉट की ओर बहती है। एक नदी होती है, वही किनारे पर एक द्वीप होता है और वो नदी जो है कैमलॉट की ओर बहती है। ये 13वीं सदी की गद्य रचना डोना डी स्कैलोटा से प्रेरित एक गीतात्मक कथा गीत कह सकते हो, जहां महिला को सबसे अलग रहने का श्राप दिया जाता है। वह दर्पण के प्रतिबिंब में यानी कि दर्पण में चीजों को देख करके एक टेपेस्ट्री बुनती है। ठीक है, क्या बुनती है? टेपेस्ट्री। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 19 नंबर का क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन पोएम चीफली लिरिकल। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पोएम्स चीफली लिरिकल में नहीं है? तो मॉड को नहीं, बाकी इन सब को, मारियाना को, ऑल थिंग्स विल डाई, अ डाइंग स्वान, नथिंग विल डाई, ये चारों हैं लेकिन मॉड नहीं है, तो ई ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को जान लो। मॉड डज नॉट अपीयर पोएम चीफली लिरिकल। मॉड को जो है, जो पोएम्स चीफली लिरिकल आया था उसमें मॉड को नहीं शामिल किया गया था। मॉड कब आया? 1855 में आया था। इज अ टेनिसन्स पोएम इन 3 पार्ट। ये जो पोएम थी वो 3 पार्ट्स में आई थी। पोएम चीफली लिरिकल इज अ कलेक्शन ऑफ टेनिसन्स पोएम पब्लिश्ड इन 1830। अब जरा ध्यान से समझिए, मॉड पोएम चीफली लिरिकल में नहीं है क्योंकि मॉड कब आई है? 1855 में आई है और 3 भागों में ये लिखी गई है। जबकि हम पोएम्स चीफली लिरिकल की बात करेंगे 1855 में नहीं, 1830 में आई है। इस बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, मॉड पोएम्स एंड कलेक्शन कब आया? 1855 में, जबकि पोएम्स चीफली लिरिकल कब आया? 1830 में। प्रकाश टेनिसन की कविताओं का एक संग्रह है, पोएटिक कलेक्शन है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स भी हैं जिनको यहां से आप थोड़ा सा देखिए। ये हैं और कुछ यहां पर दे रखी हैं। ठीक है, इनको ध्यान दीजिए कौन कौन सी हैं। द आउल है, द क्रेकन है, क्लैरिबल है, क्लैरिबल अ मेलोडी करके, मारियाना है एंड अ स्पिरिट हॉन्ट्स द ईयर। ठीक है, कौन कौन सी हैं? द आउल है, द क्रेकन है, सेरेब्रल है, सॉरी क्लैरिबल है, क्लैरिबल अ मेलोडी, मारियाना है, अ स्पिरिट हॉन्ट्स टू द ईयर्स, लास्ट आवर्स। ये सभी पोएम्स मॉड में आई थी। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देख लो हमारा कौन सा है। 20 नंबर पे बोला गया है टेनिसन की यूलिसिस वाज पब्लिश्ड इन। यूलिसिस कब पब्लिश हुई है? तो 1842 में। ठीक है, कब पब्लिश हुई? 1842 में। और इसके एक्सप्लेनेशन को जरा देख लीजिएगा क्या कहा गया है। यूलिसिस जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई, 1842 में पब्लिश हुई। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, दांते की इन्फर्नो पर आधारित है। ठीक है, 33 में लिखी गई, 42 में पब्लिश हुई। इट रिफ्लेक्ट्स अ पैशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर, और इसमें ज्ञान और रोमांच के प्रति जुनून को दिखाया गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, हु कॉल्ड टेनिसन्स यूलिसिस अ परफेक्ट पोएम। यानी कि टेनिसन की यूलिसिस को परफेक्ट पोएम किसने कहा? तो जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम थी यूलिसिस, और इस यूलिसिस को परफेक्ट पोएम कहकर के किसने पुकारा? टी.एस. इलियट ने ही। किसने? टी.एस. इलियट ने। किसके? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम यूलिसिस को परफेक्ट पोएम किसने कहा? टी.एस. इलियट ने। ठीक है, अब जरा यूलिसिस के बारे में थोड़ा समझ लो। टी.एस. इलियट ने टेनिसन की पोएम यूलिसिस को परफेक्ट पोएम बोला। क्या बोला? अ परफेक्ट पोएम। यूलिसिस इज टेनिसन, यूलिसिस क्या है? टेनिसन की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, दांते की इन्फर्नो पर आधारित है, 33 में लिखी जाती है, 42 में पब्लिश होती है, और पैशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल अपीयर्स इन टेनिसन्स। बोला गया है प्यार करके खो देना। इट इज बेटर टू हैव, इसका मतलब ये होता है इट इज बेटर टू हैव लव्ड, प्यार करके खो देना बिल्कुल प्यार ना करने से बेहतर है। कितनी प्यारी लाइन बोली गई है। यानी कि अगर आपने कहीं पर प्यार किया और वो प्यार आपको नहीं मिला, तो इससे बेहतर यह है कि आपको प्यार हुआ ही ना होता, तो ज्यादा बेहतर है, ये बोला गया है। प्यार करके खो देना बिल्कुल प्यार ना करने से बेहतर है। तो ये कहां से, ये जो लाइन है इन मेमोरियम से ली गई है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसको जरा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। इन मेमोरियम AHH इज टेनिसन्स पोएम। ये जो पूरा इसका नाम है इन मेमोरियम AHH। AHH का मतलब होता है आर्थर हेनरी हेलम।
टेनिसन की पोइम है। 17 सालें इसको कंप्लीट करने में लग गई। इसको कंप्लीट करके जब लिखा था वो सन थी 1849। ये किसके बारे में लिखी गई पोइम है? आर्थर हेनरी हेलम के बारे में लिखी गई है, जो अचानक से मर जाता है सेरिब्रल हेमरेज के कारण। कहा, कौन सी जगह पर? बीना नामक जगह पर। कब? 1833 में। तब इस लाइन को कहते हैं टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन एवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ठीक है, प्यार करके खो देना प्यार बिल्कुल प्यार ना करने से बेहतर है। या तो प्यार कभी हो ही ना, है ना। अगर प्यार होने पर प्यार होने के बाद अगर वो प्यार नहीं मिलता है, खो जाता है, तो हम दुआ करते हैं इससे अच्छा हुआ होता कि हमें प्यार हुआ ही ना होता। 23 नंबर की को देखो क्या कहा गया। 23 नंबर पे द लेडी ऑफ सलॉट वाज रिटन बाय। लेडी ऑफ सलॉट किसके द्वारा लिखी गई? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई। जरा इसको समझ लो। ये ऑप्शन हमारा क्या कहा गया है? द लेडी ऑफ सलॉट इज अ लिरिक बैलेड। ये क्या है? एक लिरिक बैलेड है। ठीक है, इंग्लिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको लिखा गया है। बेस्ड ऑन द मेडिवल ला डेमेगला डिस्केलॉट। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि यह मध्ययुगीन ला डेमिगेला डी स्केलॉट पर आधारित है। यह एस्ट्रोलैट की एलन की दुखद कहानी को बताता है, जो एक युवा कुलीन महिला थी जिसे कैमलॉट से नदी के ऊपर एक टावर में कैद कर दिया गया था। ये एक ट्रेजिक स्टोरी को बताता है एलन ऑफ एस्ट्रोलैट की। यंग नोबल वुमेन थी जिसको इम्प्रिजन कर दिया गया था टावर अप द रिवर फ्रॉम द कैमलॉट। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है? आई एम अ पार्ट ऑफ दैट आई हैव मेड येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क बेयर थ्रू। चलो पहले इतना समझ लो क्या है। इसमें बोला गया है आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड, यानी कि इस लाइन में, पहली लाइन में जो हमारे कवि हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो कहते हैं कि जिन लोगों या स्थानों और अनुभवों से वो मिला वे सभी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुके थे। फिर कहते हैं येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क बेयर थ्रू। फिर भी जीवन के सारे अनुभव एक मेहराब जैसे आर्क घुमा हुआ नहीं होता है, यानी कि जीवन के सारे अनुभव एक आर्क की तरह हैं जिनके पार आगे का जीवन दिखाई देता है। फिर तीसरी लाइन वो कहता है ग्लीम्स दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड। ग्लीम्स दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स, यानी कि वो जो घुमा हुआ मेहरावदार है उसके पार एक अनदेखी दुनिया, एक अनजानी दुनिया, एक झलकती झिलमिलाती खुशियों से भरी दुनिया दिखाई देती है जिसकी सीमा स्पष्ट नहीं है। और अंतिम लाइनों में वो कहता है कि फॉर एवर एंड फॉर एवर वेयर आई मूव। वो कहता है कि जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है वह अनजानी दुनिया, अनदेखी दुनिया आगे खिसकती जाती है। सीखने और जानने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती। इस पर एक लाइन बहुत अच्छी याद आती है कि पहले तुम चलना तो शुरू करो, जहां तक आपको रास्ता दिखे वहां तक चलो, और जब तुम वहां पर पहुंच जाओगे तो आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। इसमें इन लाइनों का भावार्थ जो है यही है। इन पंक्तियों में यूलिसिस का ज्ञान जो है वो स्वभाव, निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा, और यह विचार व्यक्त करता है कि अनुभव कभी भी पूर्ण नहीं होते, यानी कि जीवन में जो सीखने की प्रक्रिया है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। तो ये कहां बी पॉइंट हो जाएगा हमारा। ये लाइनें हमारी यूलिसिस से ली गई हैं। जरा यूलिसिस के बारे में थोड़ा सा समझ लो। मैंने क्या बताया, यूलिसिस टेनिसन की ब्लैंक वर्स में लिखी गई एक कविता है, 1833 में लिखी गई, 42 में जो है ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, जिसमें उसने कहा था मैं उसका एक हिस्सा हूं जिससे मैं मिला हूं, फिर भी सारा अनुभव एक मेहराब जैसा लगता है। ठीक है, ये लाइनें जो हैं वो उन्होंने यूलिसिस में बोली हैं। आगे 25 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है हमारा। इन मेमोरियम टेनिसन मोर्न्स द डेथ ऑफ। जो इन मेमोरियम है इसमें टेनिसन किसकी मृत्यु पर शोक मनाते हैं? तो आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु से दुखी होकर के इस कविता को, इस एलेजी को लिखते हैं, तो आर्थर हेलम हो जाएगा डी। जरा इसको भी थोड़ा सा समझ लो। वैसे ये कई बार आ चुका है तो मैंने हर बार एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। इन मेमोरियम AHH इसका कंप्लीट टाइटल है, टेनिसन की कविता है। पूरा करने में इनको 17 साल लग गए। 1949 में लिख करके समाप्त किया, 50 में इसको पब्लिश किया। आर्थर हेनरी हेलम के बारे में ये कविता है। ठीक है, 33 में वियना में सेरेब्रल हेमरेज से इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। बस यही बात बोली गई है। 26 नंबर का देखो क्वेश्चन कौन सा है हमारा।
बोला गया है व्हाट डज टेनिसन इन दीज लाइंस अचीव। इन लाइनों में टेनिसन क्या अचीव करना चाहते हैं। पहली लाइन हमारी ये है इट मे बी दैट द गर्ल्स विल पास अस डाउन। पहले इसको समझ लो, इस लाइन का मीनिंग क्या है। इस लाइन का अर्थ है कि इट मे बी, ये संभव है, दैट द गर्ल्स यानी कि समुद्र की गहरी खाड़ियां विल पास अस डाउन, हमको डुबो दी। यहां यात्रा के खतरे और मृत्यु की संभावना का संकेत है। दूसरी लाइन कही गई है, देखो दूसरी लाइन में बोला गया इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स। ये भी हो सकता है, ये भी संभव है कि हम आनंद के द्वीपों जैसे स्वर्ग के स्थान तक पहुंच जाएं। ये आशा और अलौकिक सुख की संभावना को दर्शाती है ये लाइन। और तीसरी लाइन में बोला गया है एंड सी द ग्रेट एक्लिक्स whom we know, और ये भी उम्मीद है कि हम वहां महान योद्धा एक्लीग से मिलें जिसे हम पहले से जानते हैं, जिसे हम पहले से जानते हैं, यानी कि मृत्यु के बाद भी वीरों से मिलने की कल्पना है। What does टेनिसन अचीव इन दिस लाइन। अब बोला गया है कि इन पंक्तियों में टेनिसन साहस, आशा और वीरता के भावों को एक साथ व्यक्त करता है। भाई ये दिखाता है कि जीवन के अंत में भी मनुष्य को जोखिम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी एक महान और गौरवपूर्ण यात्रा, क्योंकि मृत्यु भी, माफ करना, जो हमारी मृत्यु होती है वो भी एक महान और गौरवपूर्ण यात्रा हो सकती है। यहां कभी हीरोइक ऑप्टिमिज्म और एडवेंचरस स्पिरिट को सफलतापूर्वक स्थापित करता है। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है क्या हमारा। अनलाइक होमर टेनिसन इज मेकिंग द क्वेस्ट ऑफ यूलिसिस फॉर अ न्यू लैंड्स मिथिकल एज इलिशियम, यानी कि होमर के विपरीत टेनिसन यूलिसिस की नई जमीनों की खोज को क्या बताया गया, नई जमीन इलिशियम बताया गया है ना। इलिशियम के रूप में पौराणिक बना रहे हैं, ये बात बताई गई है। चलो आगे क्या है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में पूछा गया ये, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट किसको बनाया गया था? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया गया था। ये 92 तक रहे, 1892 तक, 92 तक। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज कहलाते हैं, यानी कि टेनिसन को विक्टोरियन युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन जरा एक बार देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज कंप्लीटेड बाय टेनिसन इन 17 ईयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता टेनिसन ने 17 वर्षों में पूरी की थी। तो 17 साल जिस कविता को पूरी करने में लग गया था वो कविता का नाम था इन मेमोरियम। ठीक है, इसका जरा समझ लो, इंपॉर्टेंट है। इन मेमोरियम इसका फुल टाइटल है AHH। ये जो पोइम है वो ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। ये कंप्लीट हुई थी 1850 में, कंप्लीट हुई 1849 में, पब्लिश हुई 1850 में, और इट इज रिक्वेम फॉर द पोएट बिलव्ड कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। और ये कवि के प्यारे कैम्ब्रिज दोस्त आर्थर हेनरी हेलम के लिए एक शोक गीत है, रिक्वेम है, उनके लिए सांत्वना है, जिनकी मृत्यु कहां हो गई थी, हु डाइड सडनली फॉर सेरेब्रल हेमरेज। और इनके दोस्त जो आर्थर हेनरी हेलम थे, इनकी मृत्यु अचानक जो है सेरेब्रल हेमरेज से हो जाती है। कहां? वियना में 1833 में। ठीक है, इस पोइम को कंप्लीट करने में टेनिसन को कितनी सालें लग गई थी? 17 सालें। अब अगला हमारा 29 नंबर पे देख लो कौन सा है। पीजीटी 2016 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन्स यूलिसिस। टेनिसन की यूलिसिस में निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ नहीं मिलता है, कौन सा रेफरेंस नहीं मिलता है। तो जब आप यूलिसिस को पढ़ोगे तो यूलिसिस में हाइड्स का रेफरेंस मिलता है, डिम सी का रेफरेंस मिलता है, हैप्पी आइल्स का रेफरेंस मिलता है, लेकिन ओल्ड यू का कहीं पर भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। ध्यान बनाए रखना। यूलिसिस किस में लिखी गई? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 1833 में लिखी गई, और इसको पब्लिश कराया गया 1842 में। इट इज अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और यूलिसिस जो है वो एक प्रसिद्ध एग्जांपल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। 30 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा कौन सा है, बस चल ही रही 1 मिनट में। 30 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट अपीयर इन द इंट्रोडक्शन टू टेनिसन्स इन मेमोरियम। बोला गया है टेनिसन के इन मेमोरियम के परिचय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश नहीं मिलता है। तो कौन सा नहीं मिलता? आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं।
देखो ये सभी ऊपर के तीनों मिलते हैं, लेकिन डी नहीं मिलता है। दी रूट्स आर रैप्ड अबाउट द बोन्स, ये नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, द रूट्स आर रैप्ड अबाउट द बोन्स टेनिसन के इन मेमोरियम के परिचय में नहीं मिलता है। ठीक है, तो